प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम अपनी पिछली कक्षा के आगे वाले भाग पर बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियाँ अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ व संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का प्रधान होने के साथ साथ भारतीय संविधान द्वारा भारत का वैधानिक प्रमुख है। भारत का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को कई व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई। उन शक्तियों का अध्ययन हम विभिन्न बिंदुओं वार करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों को हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है कार्यपालिका या जिसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक। प्रशासनिक शक्ति। दूसरी शक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति की, वो शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ। तीसरी शक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में, वो तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। और चौथी शक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति की, वो है न्यायिक शक्ति। तो यह हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। और संकटकालीन शक्तियों के संबंध में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को संकट काल में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। सबसे पहली शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 के तहत यह शक्ति प्राप्त है। दूसरी शक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति की, वो राष्ट्रपति की शक्ति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 356 के तहत। एवं तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की, वो तीसरी शक्ति है वित्तीय संकट। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम सामान्यतः देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, सामान्यकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है। पहला है कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ और चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। इसी तरीके से संकटकालीन शक्तियों को तीन भागों में विभक्त किया है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय संकट के काल में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। अब हम क्रमबद्ध तरीके से
इन एक एक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कार्यपालिका शक्ति, जो हमारा पहला पॉइंट है। कार्यपालिका शक्ति का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले हमारा पार्ट है ए, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियाँ, इनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भाग 1, महत्वपूर्ण अधिकारियों अधिकारी, या हम कह सकते हैं सामान्यतः हम शब्द प्रयोग में लेते हैं पदाधिकारी। की नियुक्ति व पदच्युति। कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह बताता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इस प्रकार भारतीय संघ का प्रधान, वैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति की जाती है। इन अधिकारियों में हम देखते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी यानी कैग के नाम से जाना जाता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब है दूसरा भाग पदच्युति। पदच्युति के संबंध में हम यह ध्यान देते हैं कि इन सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाता है एवं इनको पद से हटाने का आदेश भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्य किए जाते हैं। अब दूसरी शक्ति की ओर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है, वो शक्ति है शासन संचालन की शक्ति। शासन संचालन की शक्ति, शासन संचालन के संबंध में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम इन शक्तियों पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी शक्तियां। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों के संबंध में नियमों का निर्धारण किया जाता है एवं प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रियों में विभागों का वितरण किया जाता है वो कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शासन संचालन के अंतर्गत राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी शक्ति। राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है जो कार्यपालिका क्षेत्र से संबंधित है, वह है वैदेशिक क्षेत्र में।
वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रमुख है। भारतीय संघ का प्रमुख होने के नाते विदेशों में भारतीय शासन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एवं विदेशों में राजदूतों, राजनयिकों, राजदूत जिसे हम एम्बेसडर कहते हैं और कूटनीतिज्ञ जिसे हम डिप्लोमेट्स कहते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और विदेशों से आने वाले राजदूतों, एम्बेसडर्स और कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट्स, इनकी प्रमाण पत्रों को भी राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करता है। एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेशों से होने वाले समस्त संधि व समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार विदेशों में भारतीय शासन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं चौथी शक्ति। चौथी शक्ति वो है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति का अर्थ कि राष्ट्रपति भारतीय सेना का प्रधान सेनापति माना गया है और प्रधान सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है। राष्ट्रपति प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध, शांति संबंधी घोषणा अपने आप स्वयं नहीं कर सकता। इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, तो संसद की अनुमति से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु युद्ध, प्रतिरक्षा व शांति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियां कानून के दायरे में रहेगी। वह संसद के अनुमति के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब इसके पश्चात हम भाग ब, अब भाग ब के अंदर हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी क्षेत्र, जिस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, उसी तरह राष्ट्रपति संसद का भी अंग है। राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद का अंग। राष्ट्रपति संसद का अंग होने के नाते विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है? इसमें सबसे पहली शक्ति हम देखते हैं वो है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति संयुक्त संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, उन्हें इनकी समाप्ति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, ऐसा वह 9 बार कर चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण दिया जाता है जो सामान्य नीति से संबंधित होता है। इसके अलावा विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाता है और राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में अपने शक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करता है। अब इसके पश्चात हम दूसरी शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति की, तो वो दूसरी शक्ति है विधायी क्षेत्र के अंतर्गत, वो शक्ति है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति।
राष्ट्रपति को संसद के दोनों ही सदनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही सदनों में सदस्यों को मनोनयन का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12, राज्यसभा में 12 सदस्य। अब ये 12 सदस्य कौन होंगे? खेल, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष सेवा या विशेष योगदान या देने वाले ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। एवं इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद में 12 और 2 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति। तीसरी शक्ति है तीसरी शक्ति है विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं वीटो पावर। जिसे हम क्या कहते हैं? वीटो पावर। कई बार यह शब्द बहुत चर्चा में रहता है कि वीटो क्या होता है। वीटो का अर्थ है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निषेधाधिकार। सामान्यतः यह प्रक्रिया पाई जाती है कि संसद के द्वारा पारित विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद द्वारा पारित साधारण विधेयकों को कुछ सुझावों के साथ संसद को वापस लौटा सकता है। यहाँ एक शर्त है कि यदि राष्ट्रपति ने जो सुझाव संसद को दिए हैं, संसद उन सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी करती है। यदि संसद उन सुझावों को अस्वीकार कर उस विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो दूसरी बार आने पर विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। तो यह है राष्ट्रपति की विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति। निषेधाधिकार शब्द को हम सामान्यतः वीटो पावर या वीटो शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शब्द यूएन सुरक्षा परिषद में प्रचलित है, जिसके कारण बहुत लोकप्रिय शब्द है। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथी शक्ति। राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहा जाता है, यह शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1 to 3 संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी नए कानून की देश को आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। या हम अध्यादेश को समझ सकते हैं कि एक कानून की तरह ही होता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून निर्माण का कार्य करता है। अब यह अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक वैध रहता है। 6 सप्ताह, यहाँ समय अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। समय अवधि है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक वैध रहता है। यदि संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी इसे समाप्त कर सकती है, और संसद के अधिवेशन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के दौरान यदि इसे संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो यह स्थायी रूप से कानून के रूप में कार्यरत रहता है। अभी आपने देखा होगा कोविड-19, इस दरमियान अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही
नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 में संशोधन के लिए अमेंडमेंट का एक अध्यादेश जारी किया जो बहुत चर्चा में रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात हम राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति का अध्ययन करते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष संसद के सम्मुख सदन का बजट या जिसे हम कह सकते हैं आय व्यय का लेखा राष्ट्रपति के द्वारा बजट राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सम्मुख प्रस्तावित किया जाता है एवं धन विधेयक, यहाँ एक और महत्वपूर्ण शक्ति है धन विधेयक व अनुदान की जो मांगे हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति से, यहाँ शब्द एक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की अनुमति से, यहाँ कंफ्यूज मत होना, धन विधेयक है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है, लेकिन ये किसकी अनुमति से संसद में प्रस्तुत होंगे तो वो है राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक व अनुदान मांगे लोकसभा में, कहाँ लोकसभा में प्रस्तावित की जा सकती है। अब इसके पश्चात राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम देख सकते हैं भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होने के नाते न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन करता है। अब इन शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रपति को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है वो है समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दंड प्राप्त किसी व्यक्ति की सजा को स्थगित कर सकता है, उसे माफ कर सकता है एवं न्यायिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। वो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय से संबंधित नियमों का निर्धारण कर सकता है। उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को भारत का वैधानिक प्रमुख होने के नाते व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों ही और वित्तीय क्षेत्र इन चारों ही क्षेत्रों में राष्ट्रपति को सक्रिय शक्तियाँ प्राप्त है और शासन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या जो भी आदेश दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन इन चार बिंदुओं में किया, कार्यपालिका व प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। अब इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। अब है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है। संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम सबसे पहली शक्ति देखते हैं अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इस शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब है उद्घोषणा विधि। मूल संविधान में प्रावधान यह था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यदि यह यथार्थ रूप में राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या ज्ञात हो जाए कि देश के किसी भाग में आपातकाल, बाहरी आक्रमण, युद्ध की स्थिति उत्पन्न है या किसी क्षेत्र में आंतरिक अशांति है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एवं यहाँ एक प्रावधान था कि मूल संविधान के अंतर्गत
यह संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक प्रभावी रह सकती थी एवं राष्ट्रपति जब तक चाहे अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा सकता था। किंतु भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों के प्रयोग पर कुछ सुधार किए गए। वो कौन कौन से हैं इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यानी आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब इसका दूसरा प्रावधान ये किया गया कि अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख कई बार किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट शब्द का प्रयोग है वह 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं तीसरी शक्ति है संसद। संसद के बिना अनुमति के 1 माह तक और संसद द्वारा विशेष बहुमत से, कैसा बहुमत होगा? विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत से इस आपातकाल को एक बार में 6 माह, कब तक? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष बहुमत, जैसा कि हम इस पे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पृथक दोनों सदनों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव। अब यह प्रस्ताव पारित होने के पश्चात 6 माह तक और 6 माह से भी आगे बढ़ाना है, तो इसी तरह से हमें संसद का विशेष बहुमत आवश्यक रहेगा। अब है चौथा प्रावधान है इसे समाप्त कैसे किया जाएगा? समाप्त करने के लिए लोकसभा साधारण बहुमत द्वारा अपने साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल को समाप्त कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त संकटकालीन शक्तियों में 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। अब इसके पश्चात हम दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? राष्ट्रपति की दूसरी आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब है उद्घोषणा विधि। राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी तरह से या समाधान हो जाए कि राज्य का शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन, यहाँ हम एक सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब इसके लिए यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा यह संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक, संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक और संसद के साधारण बहुमत, यहाँ कैसा बहुमत है, दोनों सदनों के पृथक साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 6 माह तक। और प्रति 6 माह बाद संसद के साधारण बहुमत की इसमें आवश्यकता रहती। किंतु यहाँ एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से किसी भी परिस्थिति में किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया जा सकता। अब हम तीसरा बिंदु है राष्ट्रपति का वित्तीय आपातकाल के संबंध में शक्तियां। अब है राष्ट्रपति की वित्तीय संकट के समय। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। यह वित्तीय स्थिति का आकलन कर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति जब भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो, संकट उत्पन्न हो, भारत की वित्तीय साख के ऊपर संकट उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ उद्घोषणा की विधि वही है जो 352, जिसके तहत मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है एवं इसके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संसद के दोनों सदनों के पृथक 2/3 विशेष बहुमत की एवं एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात 1 माह तक संसद की स्वीकृति के बिना व संसद की स्वीकृति के पश्चात 6 माह की अवधि के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। और समाप्ति के लिए भी वही प्रक्रिया, लोकसभा के सामान्य बहुमत के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। अब इसे एक सामान्य तरीका याद करने का 352, 356, अनुच्छेद 360। यहाँ 1 माह, 2 माह, 1 माह, विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। इस तरीके से आप याद कर सकते हो एक छोटी सी टेबल बनाकर, जिसे संसद की स्वीकृति के बिना 1 माह, 2 माह, 1 माह किस तरह का बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। अब आप 2 मिनट अपने होमवर्क को नोट कीजिए।
राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को बताइए। राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को बताइए या वर्णन कीजिए, एक ही अर्थ है इन दोनों का। अब इसके पश्चात यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप अगला प्रश्न नोट कीजिए। राष्ट्रपति की संकटकालीन राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। 7 अंक का यह प्रश्न है और यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 7 अंक का पूछा गया था। एक बार फिर देखिए, होमवर्क में राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को बताइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड एग्जाम में 2018 में 7 अंक का प्रश्न आया था। और दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए, 7 अंक का है। प्यारे विद्यार्थियों, आप होमवर्क को नियमित रूप से कीजिए एवं जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और याद होगा। धन्यवाद।